बहू के गरीब मायके में एसी। सौम्या एक बहुत गरीब लड़की थी जिसके परिवार में बीमार पिता राजेश और बूढ़ी बेचारी माँ कविता थी। अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण सौम्या घर का बेटा बनकर घर का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही एक दिन वह सुबह सलाद काट कर अपने माता पिता को देती है। मम्मी पापा ये लीजिए, मैंने सलाद काट दी है, आप खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना। हाँ सौम्या बेटा, मेरा भी मन नहीं है, मुझे कुछ और खाना है, पनीर की भुजिया बना दे। मम्मी पापा आप नखरे मत कीजिए, डॉक्टर ने बोला है सलाद खाना अच्छा होता है, रोज सुबह शाम खाना ही है। आपको मैं पनीर की भुजिया भी बना दूंगी शाम को, इसलिए पहले ये खाइए। जल्दी कीजिए आप दोनों, मुझे दफ्तर भी जाना है। ठीक है बेटा, खा लेते हैं, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ रही है कि क्या बताएं। ऐसी लू सी लग रही है, घर के अंदर ही पसीने आते रहते हैं दोपहरी में। बेटा, पंखा भी मर मर के चलता है। कितना अच्छा होता बेटा अगर हमारे घर कूलर या एसी आ जाता। हम तुझसे ये कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि तू फिर और काम करेगी, मेहनत करेगी। हम जानते हैं हम अपने मुंह से जो शब्द निकाल दे तू उस काम को पूरा करने की ठान लेती है। तो क्या हुआ पिताजी, बचपन से आपने मेरे लिए किया है, थोड़ा सा मैं अब आपके लिए कर लेती हूँ। नहीं बेटा, हम हैं ही कितने दिन के, हमें तेरी शादी के पैसे इकट्ठे करने हैं। किसी तरह तेरी शादी हो जाए, दहेज के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं है। मम्मी पापा परेशान मत होइए, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज ना ले। सौम्या की बात सुन दोनों अपनी बेटी को सयानी कहते ही सलाद खा लेते हैं, जिसके बाद सौम्या दफ्तर चली जाती है। वह मेहनत से 10,000 की नौकरी का काम करती है और शाम को फल सब्जी वगैरह लेकर घर आती है तो देखती है भरी गर्मी में पसीने से लथपथ माँ खाना बनाती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैंने आपको मना किया था ना, ये खाना वाना बनाने का काम मेरा है, मैं ऑफिस से आकर कर सकती हूँ। देखिए आपको कितनी गर्मी लग रही है, अब तो मुझे लग रहा है कि मेहनत करके एसी खरीदना ही पड़ेगा। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, एसी के बारे में मत सोच, 35-40 हजार से कम का नहीं आएगा। अरे मेरी बेटियां आ गईं। अरे सौम्या की माँ, जरा एक थाली लगाओ, बिटिया के साथ खाना खाऊंगा। बिस्तर से उठकर राजेश लड़खड़ा जाता है तो सौम्या अपने पिता का हाथ थाम लेती है। अरे पापा आप क्यों उठे, मैं आपके पास आ रही थी ना, मैंने आपको मना किया है ज्यादा इधर उधर मत जाया करिए, तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक तो बुढ़ापे से कमजोरी, दूसरा आपका लीवर का इन्फेक्शन। बिल्कुल सही बोली मेरी बिटिया, तू ही डांट बेटा अपने पापा को, मेरी तो ये बिल्कुल नहीं सुनते। अब पापा आपकी खैर नहीं है? अरे तुम माँ बेटी माफ करो, मैं तो खटोले से उठूंगा ही नहीं। चलो खाना खाई लो। इतना कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दिन बीतते हैं। राजेश की तबीयत पहले से बेहतर थी, वहीं गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ महीनों के पैसे इकट्ठे करके सौम्या जब एसी लेने जा रही थी तो उसके माँ बाप रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा एसी लेकर क्या करेगी, रहने दे। हमने तेरे लिए एक सुंदर सा लड़का देख लिया है जिसने तुझे पसंद कर लिया है, और खुशी की बात है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा। एक बार तू बात कर ले, जो पैसे तूने इकट्ठे किए हैं वो तेरी शादी में ही काम आ जाएंगे। मम्मी पापा आपको फिर गर्मी में रहना पड़ेगा, मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। अरे बेटा तू हमारी चिंता छोड़, अपनी गृहस्थी बसा, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जी मम्मी पापा। अगले ही दिन सौम्या दफ्तर से छुट्टी लेकर विराट नाम के लड़के से मिल लेती है। दोनों को एक दूसरे की सूझबूझ और नेक दिल काफी पसंद आता है, जिसके बाद राजेश कविता एक छोटी सी शादी का टेंट लगाकर सौम्या को खुशी खुशी उसके ससुराल भेज देते हैं। फिर सास मंजुलिका बड़े प्यार के साथ सौम्या का गृह प्रवेश करती है। फिर वो अपनी सास के पैर छूती है। अरे बेटा सदा सुहागन रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। जी माँ जी। जाओ अब आराम करो, बहुत गर्मी हो रही है, लहंगे में गर्मी लग रही होगी। विराट बेटा एसी चलाकर रूम पहले से ही ठंडा कर दिया है मैंने। ठीक है माँ। ये कहते ही विराट सौम्या को अपने कमरे में ले आता है। सौम्या ये हमारा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है और बिल्कुल कश्मीर जैसी ठंड लग रही है। इस एसी को देखकर मम्मी पापा की याद आ गई। क्यों? छोड़िए कुछ नहीं। तभी दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान गए थे, काफी प्यार करने लगे थे। साथ ही सौम्या ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है, जहां सास उसका बहुत ख्याल रखती है। तभी एक दिन फिर उसे खाना खाते वक्त उल्टी आती है तो मंजुलिका कहती है, अरे बहू तू ठीक तो है ना? माँ मैं सौम्या को डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या?
नहीं नहीं विराट जी, मैं ठीक हूँ, ये सब होता ही रहता है गर्भवती के समय पर। विराट बेटा, बहू 3 महीने की गर्भवती हो गई है, बहू का पहला बच्चा है, या तो उसे मायके ले जा, उसे अपने मम्मी पापा के पास अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा मम्मी के पास जाने का ही मन था। तू क्या समझती है? तू नहीं बोलेगी तो तेरी माँ तेरी बात समझेगी नहीं। जब मन करे तब वापस आ जाना। अगले दिन ही विराट अपनी पत्नी को उसके मायके लाकर सास ससुर को प्रणाम करके चला जाता है। 4 दिन बाद ही गर्भवती सौम्या परेशान होने लगती है तो उसकी माँ शरबत लाती है। ले सौम्या बेटा, तू शरबत पी ले, तुझे थोड़ा ठीक लगेगा, और मैं तेरी हवा कर देती हूँ। मैं जानती हूँ तुझे इस घर की आदत नहीं है। माँ, मैं कहना नहीं चाहती पर गर्मी से परेशान हो रही हूँ, जी घबरा रहा है। पता नहीं आप दोनों कैसे रह लेते हैं। तू हमारी चिंता छोड़ दे बेटा। 1 महीना परेशानी में गुजर जाता है तो सौम्या अपने ससुराल वापस चली जाती है। एक दिन विराट अचानक से अपने ससुराल जाता है तो दूर से ही देखता है सास पसीने में लथपथ चूल्हे पर खाना बना रही है और राजेश बार बार अपना माथा पोंछ रहा है। हे भगवान, माँ जी पापा जी गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं। मुझे इनके लिए एसी लगवा देना चाहिए, इसीलिए सौम्या ज्यादा देर यहाँ नहीं रह पाई। अपने मन में ये ठान कर विराट तुरंत अपने ससुराल में एसी लगवा देता है। जब दोनों पूछते हैं तो विराट प्यार का तोहफा बोलकर उनकी चिंता खत्म कर देता है, जिसके बाद दोनों बूढ़े माता पिता को एसी में बहुत अच्छा लगता है। फिर विराट अपनी पत्नी को कहता है, सौम्या जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। पर कहाँ विराट? तुम चलो तो सही। तभी विराट उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कार में बिठाए उसके मायके ले आता है। विराट, अब तो बता दीजिए आप कहाँ पर ले आए हैं, मुझे बड़ी ठंडी सी लग रही है। तो पट्टी हटा लो। विराट की बात सुन सौम्या जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है तो उसके सामने उसके माता पिता और दीवार पर एसी होता है। तभी वो खुशी से कहती है, अरे मम्मी पापा, आप? विराट जी, ये तो मेरा मायका है और यहाँ पर एसी कब लग गई? बस मुझे लगा यहाँ पर एसी की जरूरत है, इसलिए मैंने लगा दी। अब तुम यहाँ पर आराम से मम्मी पापा के साथ रहना। थैंक यू विराट, लव यू सो मच। ये कहते ही सौम्या विराट को गले लगा देती है। हमारी बिटिया आराम से हमारे पास रह सकती है जब तक हम नाना नानी न बन जाएं। हाँ बिल्कुल। और मैं भी रहूंगा जब तक पापा नहीं बन जाता। तभी मंजुलिका आकर कहती है, अरे आप सब यहाँ रहेंगे तो मैं अकेले वहाँ क्या करूंगी? मैं भी कुछ दिन यहीं गुजार लूंगी, बहू का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, आइए समधन जी, अब तो खुशी मनाने का समय है। फूलों में खुशबू है, फूलों में इस खुशबू दिल है, में इस दिल में तू है, जन्मों के साथी हम साथ हैं। इस तरह कुछ दिन गरीब मायके में ससुराल वाले एसी में खुशी खुशी रहते हैं और कुछ महीनों बाद सौम्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। चंद्रवती के दोनों बेटे समीर और केशव सहरा बांधे नाचते गाते हुए मंडप की ओर आ रहे थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। ऐ दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन 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 सुन, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। जजमान, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। यदि चारों वर वधू ने नैन मटक्का डांस कर लिया है तो शादी भी कर लीजिए। चलो बच्चों, जल्दी मंडप में बैठो। चंद्रवती के कहते ही उसके बच्चे मंडप में बैठ जाते हैं, जहां पंडित बड़े धूमधाम और पूरी विधि के साथ उनकी शादी संपन्न कराते हैं। विदाई के बाद जब दोनों बहू ससुराल में गृह प्रवेश करके आती हैं, तो सास की सास अम्बा बोलती है, अरे मोरी मैया चंद्रावती, ये तू अपने बच्चों के लिए कैसी बहू लेकर आई है। एक बहन गोरी चांद जैसी है तो दूसरी काली ग्रहण जैसी है। दादी सास, भले ही आप हमें काली गोरी बहन कहकर पुकारे, लेकिन हम दोनों में प्यार बहुत है, क्यों वेनिला?
बिल्कुल दी। बिल्कुल ठीक कहा सासू माँ आपने, लेकिन पंडित ने मेरे बच्चों की कुंडली देखकर बताया कि इन दोनों के साथ समीर केशव की गृहस्थी जीवन अच्छी रहेगी, इसलिए मजबूरन मुझे इन दोनों बहनों से अपने बेटों की शादी करानी पड़ी। चल कोई नहीं, जिसमें तेरी और बच्चों की खुशी। अच्छा तुम दोनों बहू आराम कर लो, केशव समीर दोनों बहू को अपने कमरे में ले जाओ। जी दादी माँ। अरे माँ पापा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। वो थक कर सो चुके हैं। ये सुनते ही दोनों बेटे अपनी पत्नियों को कमरे में ले जाते हैं। सुबह होते ही अपना सामान बांधकर अम्बा चंद्रावती को कहती है, देख चंद्रावती, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अपनी काली बहू की जुबान और उसे संभाल कर रखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैं तो कहती हूँ दोनों बहनों में फूट डालना शुरू कर। ससुराल में पहला दिन है, ऐसा बना कि जिंदगी भर याद रखें। जी सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे दादी सासू माँ, हमें अपना आशीर्वाद तो देकर जाइए। जी दादी। तभी दोनों बहू उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। वनीला बहू, तू बड़ी सुंदर है, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस काली को क्या आशीर्वाद दूं? सदा सुहागन रहे और थोड़ी गोरी हो जा। दादी सास, मैं अपने इस वाले रंग को पसंद करती हूँ। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। अच्छा दादी जी, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, जाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ। ये कहते ही अम्बा मुंह बनाकर चली जाती है। फिर चंद्रावती अपनी दोनों बहू को पहली रसोई का खाना बनाने को कहती है, जहाँ दोनों रसोई में खाना बना रही थीं। अच्छा दीदी, मैंने खीर बनाई है, आप मेवे मत डालना, केशव को पसंद नहीं है, उन्होंने बताया था कि उन्हें एलर्जी होती है। ठीक है, तो मैं अपने हलवे में डाल देती हूँ, क्योंकि दूसरे भाई को मेवे बहुत पसंद हैं। तभी दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट सीधी करती हैं। इतने में चंद्रावती छुपकर वेनिला के खाने में मेवे डाल देती है। अब आएगा मजा, जब गोरी बहन अपनी काली बहन पर इल्जाम लगाएगी, फिर होगी दोनों में महाभारत। अब देखो कैसे मैं फूट डालती हूँ। ये बोलकर चंद्रावती चली जाती है। कुछ देर बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो अपनी कटोरी में खीर में मेवे देखकर चंद्रावती गुस्से से कहती है, वेनिला बहू, ये सब क्या है? मैंने तुझे बोला था ना कि केशव मेवा नहीं खाता, फिर तूने क्यों डाले? मेरे बेटे को मारना चाहती है? नहीं नहीं माँ जी, मैं केशव जी के साथ ये सब नहीं करना चाहती। मैंने दी से भी बोला था और मैंने मेवा नहीं डाला खीर में। तो फिर जरूर ये इस काली कलमुही का किया धरा होगा। ये ससुराल में तेरा पहला दिन बर्बाद करना चाहती है। नहीं माँ जी, मैं देवर जी के साथ ये सब नहीं कर सकती। दीदी आपने ऐसा क्यों किया? अब वो क्या खाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने हलवे में ऊपर से मेवे डाले हैं। हलवा देवर जी खा लेंगे और तुम्हारी खीर समीर जी खा लेंगे। अरे वाह बहू, क्या गजब का आइडिया दिया है तुमने। मेरी बीवी बहुत अकलमंद है पिताजी। ओहो, सारा प्लान चौपट हो गया। तभी सब खाना खाते हैं और दोनों बहू को शगुन देते हैं। कुछ देर बाद दोनों बहुएं घर के काम करती हैं तो गीता के धोए हुए कपड़े चुपके से सास गंदे करके चली जाती है। पास में वेनिला थी, इसलिए गीता को अपनी बहन पर शक होता है, पर वो कुछ नहीं कहती है। एक बार फिर चंद्रावती को मुंह की खानी पड़ती है। इससे भी चंद्रावती बाज नहीं आती तो वो दोनों बहनों के बीच फूट डालने के लिए बार बार उनके हर काम को खराब कर देती है। पर दोनों बहनें अपनी सूझबूझ से हर सिचुएशन को संभाल लेती हैं। इससे चंद्रावती को फिर गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं क्या कह रही थी, दोनों बहू का ससुराल का पहला दिन है तो हम इन्हें अपने फार्म हाउस पर लेकर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो पिकनिक की तरह एंजॉय करेंगे। ये बोलते ही पूरा परिवार कार से फार्म हाउस पर पहुंच जाता है, जहां सुंदर से पेड़, स्विमिंग पूल और अच्छा वेदर था। दोनों बहनें स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी। तभी चंद्रावती अपने हाथ पर घी लगाकर गीता का हाथ पकड़ती है। अरे बहू, तेरी अंगूठी तो अच्छी लग रही है। अच्छा, तुम दोनों चाहो तो जाकर स्विमिंग पूल में तैर सकती हो। माँ जी, मैं तो तैर भी लूंगी, पर वेनिला को नहीं आता तैरना। अच्छा, मैं जरा तेरे बाबूजी के पास जाती हूँ। चंद्रावती जानबूझकर गीता को धक्का दे देती है, जिससे वेनिला को धक्का लगता है। गीता उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन चिकनाई के कारण गीता अपनी गोरी बहन को स्विमिंग पूल में गिरने से बचा नहीं पाती और वह डूबती है। माँ जी, समीर, केशव, कोई जाकर बचाओ, मेरी बहन डूब रही है। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उसका पति केशव आकर उसे बचाता है, जहाँ वो कमरे में आकर सास उसे गीता के प्रति भड़का देती है। तभी गीता आती है। बहन, तू ठीक तो है ना?
ये सब आपने किया है ना, ताकि घर वालों का ध्यान आप पर रहे। सुबह भी आप महान बन गई और अब मुझे मारना चाहती थी। आप चाहती तो मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। नहीं बहन, तू गलत समझ रही है। मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगी भला? वैसे मेरे सारे काम खराब हो रहे हैं। ससुराल में पहले दिन ऐसे मनाते हैं क्या? आप खुद तो अच्छी बन गई और मैं बुरी। ऐसा कुछ नहीं है बहन। मुझे तो लगता है गौरी बहू, तेरी काली बहन तुझसे चिढ़ती है। याद है सासू माँ ने क्या बोला था? शायद इसी बात का बदला तुझसे ले रही है। अब तो मुझे भी यही लगता है माँ जी। भाभी, आप अपनी बहन की इस तरीके से जान भी ले सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे बंद करो ये सब बातें, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, तो तूने भी तो मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे। क्या मैं जानती नहीं हूँ? पर मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला और दोबारा कपड़े धो लिए। तू ही थी मेरे कपड़ों के पास। तूने अपनी खीर का बदला मुझसे लिया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपके साथ यह हरकत करूंगी? काली होने के बाद भी मैंने आपको बहुत प्यार किया है। अरे बस करो तुम दोनों। अपने ससुराल का पहला दिन ऐसे लड़कर बिताओगी क्या? सब आराम करो अपने कमरे में। ये सुनकर सब अपने कमरों में जाते हैं। कुछ देर बाद चंद्रावती हंसकर आईने में देखकर कहती है, क्या बेवकूफ बनाया मैंने दोनों बहनों को। उनके बीच फूट डलवाकर स्विमिंग पूल में वो कांड मैंने करवाया, बल्कि सुबह से सारे कांड मैंने किए। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश होंगी। ये बोलकर वो जैसे ही अम्बा को फोन करने जाती है तो ये सारी बातें पुरुषोत्तम सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ से फोन लेकर फेंक देता है। फिर अपनी दोनों बहू को आवाज लगाकर बुलाता है। क्या हुआ पापा जी? आपने इतनी रात में ऐसे क्यों बुलाया? मेरे मुंह से अपनी सास की करतूत तो सुन लो जरा। पुरुषोत्तम अपनी दोनों बहू को चंद्रवती के कारनामे के बारे में बता देता है, जिसे जानकर दोनों बहनों को हैरानी होती है। क्या माँ जी, आपने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों बचपन से कभी नहीं लड़ी, लेकिन ससुराल के पहले दिन में ही लड़ पड़ी। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, वरना एक झापड़ दूंगा। नहीं नहीं जी, मैं सब कुछ बताती हूँ। दरअसल मुझे काली बहू पसंद नहीं थी और दोनों बहनों में बहुत प्यार था। सासू माँ भी मुझे कह कर गई थी कि इन्हें कंट्रोल कर लो, तो बस मैं वो करने में लग गई। माँ जी, दूसरों की बातों में आकर हमेशा हर किसी ने अपना घर बिगाड़ा है और आप अपने बेटों का ही कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। तुम दोनों बहू मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ससुराल का पहला दिन खराब कर दिया। अब जाने दीजिए माँ जी। अपनी सास की माफी सुनकर दोनों बहू उन्हें क्षमा कर देती हैं और गले लगाकर एक नए सिरे की शुरुआत करती हैं।